आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सरकारी गुरुजी में। आज हम पढ़ने वाले हैं पर्यावरण और हम का अध्याय 1, जिसका शीर्षक है पटना से नाथुला की यात्रा। अध्याय के बीच में जो प्रश्न हैं उनका उत्तर भी हम साथ ही बनाते जाएंगे। आइए पाठ शुरू करते हैं। अध्याय 1, पटना से नाथुला की यात्रा। आइए शुरू करते हैं। 8 नवंबर 2010 की ठंड भरी काली रात। ठंड से कांपते ठिठुरते लोग पटना जंक्शन पर मित्रों के साथ रेलगाड़ी की प्रतीक्षा। गंतव्य सिक्किम की राजधानी गंगटोक। अपने स्मारकों, सांस्कृतिक धरोहरों एवं विभिन्न परिवेश की पहचान और उसके संरक्षण को जानने की लालसा। न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन पर अगली सुबह उतरे। पहला पड़ाव था सिक्किम जाने के मार्ग में स्थित दार्जिलिंग। दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल राज्य का सुंदर पर्वतीय स्थल है। हरी भरी घाटियाँ और दूर दूर तक दर्शनीय हिमालयी पर्वत श्रृंखलाएं। जैसे जैसे हम न्यू जलपाईगुड़ी से दार्जिलिंग की पहाड़ियाँ चढ़ते गए, ठंड बढ़ती गई और स्वेटर पर जैकेट भी डालना पड़ा। टाइगर हिल पर खड़े होकर सुबह सुबह सालों भर बर्फ से ढकी रहने वाली कंचनजंगा की सतरंगी बदलती चोटियों को देखना अद्भुत था। कंचनजंगा की इस खूबसूरती को दार्जिलिंग और सिक्किम के पूरे 12 दिवसीय प्रवास में जी भरकर देखने के बाद भी मन नहीं भरा। इस चित्र को देखिए, यह छायाचित्र कंचनजंगा की पहाड़ियों का है। आइए अब हम अध्याय के बीच में आने वाले प्रश्नों को देखते हैं। किन दो राजधानियों की बात लेख में की गई है? तो जिन दो राजधानियों की बात लेख में की गई है वह है बिहार की राजधानी पटना और सिक्किम की राजधानी गंगटोक। अगला प्रश्न है, सुबह के समय बर्फ से ढकी कंचनजंगा की चोटी कैसी दिखती है? तो इसका उत्तर होगा, सुबह के समय बर्फ से ढकी कंचनजंगा की चोटी सतरंगी दिखती है। अगला प्रश्न है, कंचनजंगा की चोटी पर बर्फ क्यों जमी रहती है? तो कंचनजंगा की चोटी पर ठंड बहुत अधिक होने के कारण वहां हमेशा बर्फ जमी रहती है। अगला प्रश्न है, आपको सूर्योदय या सूर्यास्त के समय का दृश्य कैसा लगता है? लिखिए। तो इसका उत्तर होगा, मुझे सूर्योदय और सूर्यास्त दोनों का ही समय अच्छा लगता है, परंतु मुझे सूर्योदय का समय ज़्यादा अच्छा लगता है क्योंकि इस समय आसपास की सभी वस्तुएं खूबसूरत व स्वच्छ दिखती हैं। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। हिमालय पर्वत की कुछ अन्य चोटियों के नाम पता करके लिखिए। तो वो हैं, पहला कंचनजंगा, दूसरा केटू, तीसरा धौलागिरी, चौथा नंदा देवी, 5 गौरीशंकर और छठा है अन्नपूर्णा। भारत के कुछ अन्य पर्वतीय स्थलों के नाम पता करके लिखिए। तो भारत के कुछ अन्य पर्वतीय स्थल हैं, पहला गुलमर्ग एवं पहलगाम जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है, मनाली शिमला हिमाचल प्रदेश में स्थित है, नैनीताल और रानीखेत उत्तराखंड में है, ऊटी और कुन्नूर ये तमिलनाडु में है। आइए आगे बढ़ते हैं। हम लोगों ने दार्जिलिंग में घूमने का आनंद यहाँ के अनेक आकर्षक स्थलों को देखकर उठाया, जहाँ दार्जिलिंग का चाय बागान और चिड़ियाघर ने लुभाया। वहीं नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम, अजायब घर, लॉयड बॉटनिकल गार्डन और जूलॉजिकल पार्क में क्रमशः पशु पक्षी, तितलियां, हिमालयी जीव जंतुओं ने विशेष रूप से हम लोगों का मन मोह लिया। जूलॉजिकल पार्क व कुछ अन्य जगहों में हमने याक नामक एक पशु देखा। उसके शरीर पर लंबे लंबे बाल थे। स्थानीय लोगों का कहना था कि सिक्किम में भी यह पाया जाता है। बहुत ठंड वाले इलाके में शरीर के लंबे बालों की वजह से ही याक का रहना संभव हो पाता है। अब यहाँ पर दो दृश्य दिए गए हैं। पहला दृश्य है चाय बागान में काम करती हुई महिलाओं का और दूसरा दृश्य है याक का। आइए आगे बढ़ते हैं। बताइए, ठंडे इलाके में जंतुओं के शरीर पर बड़े बड़े बाल क्यों पाए जाते हैं? तो इसका उत्तर होगा, ठंडे इलाके में जंतुओं के शरीर पर बड़े बड़े बाल पाए जाते हैं क्योंकि बड़े बाल उनके शरीर को गर्म रखते हैं, जिससे वे ठंडे इलाके के अत्यधिक ठंड को सह पाते हैं। रोपवे पर सवार होकर बादलों के बीच से गुजरते हुए चाय बागान को देखना बड़ा आनंददायक रहा। हमारे मैदानी इलाकों में बादल हमसे दूर बहुत ऊपर दिखाई पड़ते हैं, परंतु यहाँ पर हम सभी बादलों के बीच थे और घाटियाँ बादलों से भरी थीं। कभी कभी चाय बागानों में हमसे नीचे भी बादल दिख रहे थे। यहाँ से हम हिमालय पर्वतारोहण संस्थान के लिए रवाना हो गए। पर्वतारोहियों के लिए चिड़ियाघर के नज़दीक हिमालय पर्वतारोहण संस्थान है। यहाँ भारत के गौरव तेंजिंग नोर्गे की आदमकद मूर्ति लगी है। यहाँ का एवरेस्ट म्यूजियम एक रोमांचक यादगार है। यहीं मुझे तेंजिंग नोर्गे के बारे में कुछ जानकारी मिली जो इस प्रकार हैं। पर्वतारोहियों के साथ तेंजिंग 20 साल की उम्र से ही कूली के रूप में जाते थे।
तेंजिंग यूं तो भारत के मूल निवासी बन गए थे, मगर उनका जन्म तिब्बत में हुआ था और बचपन के दिन उन्होंने नेपाल में बिताए थे। वैसे तो उन्हें बिल्कुल भी पढ़ना लिखना नहीं आता था, मगर देश विदेश के पर्वतारोहियों के साथ वे कई भाषाओं में बातचीत कर लेते थे। वे तुरंत सबसे दोस्ती भी कर लेते थे। 1947 में एक पर्वतारोही दल के साथ जाते समय अपने एक साथी वागडी नोर्बू, जो पहाड़ से गिरकर गंभीर रूप से घायल हो चुके थे, को पीठ पर लादकर कई मील चलकर अस्पताल ले गए और इस प्रकार वागडी को बचाया। सन 1953 में तेंजिंग नोर्गे सर एडमंड हिलेरी के साथ हिमालय पर्वत श्रृंखला के सबसे ऊंचे शिखर एवरेस्ट, जो कि समुद्र तल से 8,848 मीटर ऊंचा है, पर चढ़े और विजय का झंडा गाड़ा। अब प्रश्न है, तेंजिंग नोर्गे के बारे में अपने शब्दों में लिखिए। तो तेंजिंग नोर्गे का जन्म तिब्बत में हुआ था। बाद में वे भारत के मूल निवासी बन गए। वे पर्वतारोहियों के साथ 20 साल की उम्र से ही कूली के रूप में जाने लगे। तेंजिंग नोर्गे और एडमंड हिलेरी 19 मई 1953 को माउंट एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ाई करने वाले पहले व्यक्ति बने। हिमालय पर्वतारोहण संस्थान में हम लोगों ने काफ़ी समय गुजारा और पर्वतारोहण के संबंध में जानकारी प्राप्त की। इस संस्थान को माउंट एवरेस्ट पर विजय की खुशी में सन 1954 ईस्वी को स्थापित किया गया था। पर्वतारोहण के लिए प्रशिक्षण लेना भी जरूरी होता है। पर्वतारोही दलों को अपने साथ टेंट, रस्सी, पर्वतारोहण के लिए जरूरी औजार, पर्याप्त भोजन, पानी, गर्म कपड़े इत्यादि लेकर जाना पड़ता है। अब भारत में पर्वतारोहण के कई संस्थान हैं। अनेक लोगों ने कई चोटियों पर विजय भी हासिल की है। इसके बावजूद हर दल के साथ ऐसा व्यक्ति जो वहीं का रहने वाला हो एवं पर्वतों पर चढ़ने में पारंगत हो, कूली तथा गाइड के रूप में चलता है। ऐसे गाइड को दार्जिलिंग में सिरदार कहा जाता है। यह बहुत सम्मान का पद है। तेंजिंग नोर्गे को भी सिरदार की उपाधि मिली थी जब उन्होंने अपने साथी को बचाया था। अगला प्रश्न है, पर्वतारोहण के लिए क्या क्या तैयारी करनी पड़ती है? तो इसका उत्तर होगा, पर्वतारोहण के लिए पर्वतारोही दलों को टेंट, रस्सी, पर्वतारोहण के लिए जरूरी औजार जैसे कुल्हाड़ी, कुदाल इत्यादि, बर्फ पर सोने के लिए स्लीपिंग बैग, पर्याप्त भोजन, गर्म कपड़े, स्टोव, ऑक्सीजन सिलेंडर, टोपी, बर्फ पर पहनने वाले चश्मे, कांटेदार जूते, दस्ताने इत्यादि साथ ले जाने की आवश्यकता होती है। आइए आगे बढ़ते हैं। संस्थान में पर्वतारोहण में काम आने वाली विभिन्न प्रकार की सामग्रियां संजोकर रखी गई हैं। यहाँ प्रशिक्षण की भी व्यवस्था है। पर्वतारोहियों को ऊंचाई पर जाने के पश्चात विभिन्न प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। बारिश, आंधी तूफान, अत्यधिक ठंड और ऑक्सीजन की कमी का मुकाबला करना पड़ता है। उन्हें विशेष प्रकार के बने जूते और कपड़े पहनने पड़ते हैं। ऑक्सीजन के सिलेंडर भी ले जाने पड़ते हैं। इस चित्र को देखिए, यह चित्र एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नोर्गे का है। आइए आगे बढ़ते हैं। आइए प्रश्न को देखते हैं। पिछले पृष्ठ पर दो जाने माने पर्वतारोहियों के चित्र दर्शाए गए हैं। ये आपको क्या क्या पहने दिखाई पड़ रहे हैं? तो तेंजिंग नोर्गे और सर एडमंड हिलेरी विशेष प्रकार के पर्वतारोहण सूट, आंखों की सुरक्षा के लिए बड़े बड़े चश्मे, पीठ पर ऑक्सीजन सिलेंडर और सिर की सुरक्षा के लिए विशेष प्रकार की टोपी पहने दिखाई दे रहे हैं। आप जब इस चित्र को देखेंगे तो यही सब पाएंगे। आइए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। उन्हें ऐसे कपड़ों की जरूरत क्यों पड़ती है? तो पर्वतारोहियों को ऊंचाई पर जाने के बाद अत्यधिक ठंड, बारिश, तेज हवा आदि का सामना करना पड़ता है, इसलिए उन्हें ऐसे कपड़े की आवश्यकता होती है। संस्थान के सदस्यों ने बताया कि सिर की सुरक्षा के लिए सर्दी, गर्मी व बरसात में अलग अलग किस्म की टोपियां पहनी जाती हैं। आंख के लिए चश्मे और हाथ के लिए दस्ताने भी आवश्यक हैं। यहाँ हम लोगों ने बर्फ के बीच सोने के लिए विशेष प्रकार का स्लीपिंग बैग भी देखा। इसके पश्चात हम लोग प्रशिक्षण देखने गए। यहाँ पर पर्वतारोहियों को पीठ पर सामान लादकर बर्फ की पहाड़ियों पर चढ़ने और सीधी ढलान पर उतरने का अभ्यास कराया जा रहा था। रस्सी, कुल्हाड़ी, कुदाल के सहारे चढ़ाई करवाई जा रही थी। सभी मजे लेकर प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे थे। हाल फिलहाल ही बिहार की पर्वतारोही श्रीमती निरुपमा अग्रवाल ने माउंट एवरेस्ट की चोटी पर विजय प्राप्त की है। आइए अब प्रश्न को देखते हैं। पर्वतारोहियों को चढ़ने के लिए किन किन सामानों की आवश्यकता होती है, इसकी एक सूची बनाइए। आइए हम लोग सूची बनाते हैं। तो पहला है विशेष प्रकार का सूट, 2 टोपी, 3 चश्मे, 4 दस्ताने, 5 स्लीपिंग बैग, 6 रस्सी, 7 टेंट, 8 विशेष औजार जैसे कुल्हाड़ी, कुदाल, 9 ऑक्सीजन सिलेंडर, 10 कांटेदार जूते,
11 स्टोव, 12 पर्याप्त भोजन, 13 दवाई और 14 है नक्शा। आइए आगे बढ़ते हैं। पर्वतारोहण का प्रशिक्षण लेते समय लोग क्या क्या कर रहे थे? तो पर्वतारोहण का प्रशिक्षण लेते समय लोग अपनी पीठ पर सामान लादकर रस्सी, कुल्हाड़ी एवं कुदाल के सहारे बर्फ की पहाड़ियों पर चढ़ने और सीधी ढलान पर उतरने का अभ्यास कर रहे थे। दार्जिलिंग की यात्रा के पश्चात हमने अगले पड़ाव गंगटोक के लिए प्रस्थान किया। गंगटोक समुद्र तल से लगभग 6000 फीट की ऊंचाई पर स्थित सिक्किम राज्य की राजधानी है। यह पहाड़ों के ढलानों पर विभिन्न स्तरों को काटकर बसाया गया शहर है। ऊपर नीची ढलानों पर बनी सड़कें और उस पर बिना हॉर्न बजाती कतार से चलती गाड़ियां। शहर के अंदर कहीं गंदगी, कूड़े कचरे का नामो निशान नहीं। सभी दुकानों के आगे कचरे फेंकने के लिए डब्बे। किसी भी परिस्थिति में कोई भी किसी तरह का कचरा सड़क पर नहीं फेंक सकता। शाम के समय महात्मा गांधी सड़क का अद्भुत नज़ारा। साफ सुथरी चौड़ी सड़क के बीचों बीच फूलों भरे पौधों से सुंदर सजावट, दोनों तरफ सजी धजी दुकानें। सड़क के बीचों बीच लकड़ी, लोहे एवं पत्थरों से बने बेंचों पर बैठकर धीमे भारतीय संगीत के साथ चाय कॉफी की चुस्कियों का मजा ही कुछ और था। तरह तरह के फूल के पौधे से सुसज्जित इस सड़क का दृश्य देखते ही बनता था। यहाँ सड़क के किनारे पगडंडियों पर लोग चलते हैं और कभी आराम करने के लिए सड़क के बीच की इस सुसज्जित जगह पर बैठ जाते हैं। तभी तो लगा कि हम अलग ही दुनिया में आ गए हैं। आइए अब प्रश्न को देखते हैं। यदि आपको अपने घर के आसपास ऐसा वातावरण बनाना हो तो उसके लिए आप क्या क्या करना चाहेंगे? तो इसका उत्तर होगा, यदि मुझे अपने घर के आसपास ऐसा वातावरण बनाना हो तो उसके लिए मैं अपने साथियों के साथ मिलकर साफ सफाई के प्रति लोगों को जागरूक करूंगा, ताकि लोग इधर उधर कूड़ा करकट फेंककर गंदगी न फैलाएं और अपने घर के आसपास की खाली जमीन पर पौधे लगाऊं। सिक्किम पहाड़ों और घाटियों से भरा एक छोटा राज्य है। तीस्ता यहाँ की मुख्य नदी है। यहाँ मुख्यतः लेप्चा, नेपाली और भूटिया 3 जातियाँ निवास करती हैं। यहाँ के लोग मेहनती, सीधे सरल और सहयोगी होते हैं। यहाँ की औरतें रंगीन कपड़े एवं मनकों से युक्त सोने के आभूषण पहनना पसंद करती हैं। गंगटोक में हम लोगों ने फूलों का बगीचा, बॉटनिकल गार्डन, रूमटेक मॉनेस्ट्री आदि देखा। रूमटेक मॉनेस्ट्री करमापा बौद्ध धर्म गुरु का निवास भी है। यह बौद्ध धर्म का दर्शनीय स्थल है। अगला प्रश्न है, सिक्किम के लोग कैसे होते हैं? तो इसका उत्तर होगा, सिक्किम के लोग मेहनती, सीधे सरल और सहयोगी होते हैं। यहाँ की औरतें रंगीन कपड़े एवं मनकों से युक्त सोने के आभूषण पहनना पसंद करती हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। एक दिन हम लोग गंगटोक से 52 किलोमीटर की दूर समुद्र तल से लगभग 14,500 फीट की ऊंचाई पर स्थित नाथुला घूमने गए। यह भारत और तिब्बत की सीमा पर स्थित है। जैसे जैसे हम गंगटोक से आगे बढ़े और ऊपर चढ़े, ठंड बढ़ती गई। इन पहाड़ों पर घुमावदार सड़क सांप की तरह दिखाई पड़ रही थी। सड़क के एक तरफ पहाड़ और दूसरी तरफ हजारों फीट नीचे गहरी खाई थी। यह देखकर मन घबरा जाता था। आखिर नाथुला आ गया। बिछी हुई बर्फ की चादरों के बीच हम सभी खड़े खड़े थे, उत्साहित और आनंदित। सबसे ऊंचाई पर शान से लहरा रहा था अपना प्यारा तिरंगा। इतनी ऊंचाई पर तिरंगे का लहराना देख मन गर्व से भर गया। दूसरी ओर चीन देश का झंडा भी लहरा रहा था। अपने देश की रक्षा के लिए सीमा पर चौकस वीर सैनिक हम सब लोगों का मार्गदर्शन भी कर रहे थे। सांस लेने में थोड़ी दिक्कत आ रही थी। 50-60 सीढ़ियां भी चढ़ना मुश्किल हो रहा था। सांस फूलने लगी। सैनिक बर्फ पर न चलने एवं सीढ़ी पर रुक रुक कर चलने को कह रहे थे। बच्चे को दौड़ने के लिए मना किया जा रहा था। बच्चे तो ठहरे बच्चे, भला कहाँ रुकने वाले थे। एक बच्चा बेहोश हो गया। सभी चिल्लाने लगे, जल्दी कैंप ले जाओ, ऑक्सीजन दो, ऑक्सीजन दो। सैनिकों ने तुरंत मेडिकल कैंप पहुंचाया। प्राथमिक उपचार के बाद बच्चा स्वस्थ होकर वापस आ गया। अब अगला प्रश्न है, वह बच्चा क्यों बेहोश हुआ? तो इसका उत्तर होगा, वह बच्चा मना किए जाने के बाद भी लगातार दौड़ रहा था, जिसके कारण उसके शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो गई और वह बेहोश हो गया। नाथुला का रास्ता प्राचीन काल में सिल्क मार्ग के नाम से जाना जाता था। चीन के यात्री इसी कठिन मार्ग से चलकर विक्रमशिला, पाटलिपुत्र, नालंदा और बोधगया तक आते थे। हमने यहाँ लगभग 1 घंटा बिताया। ऊंचे पर्वतीय स्थल अपने प्राकृतिक सौंदर्य, स्वच्छ वातावरण और शांत माहौल से सभी को अपनी ओर आकर्षित करते रहेंगे। ऐसी भावना के साथ हम सभी लोगों ने वापसी की यात्रा शुरू की। आइए प्रश्नों पे आते हैं। पता कीजिए और लिखिए, भारतीय सीमा पर सैनिकों ने तिरंगा क्यों फहराया होगा? तो इसका उत्तर है,
भारतीय सीमा पर तैनात सैनिकों ने तिरंगा फहराया था ताकि लहराते हुए तिरंगे को देखकर पता चल सके कि यह क्षेत्र भारत का है और बाहरी लोग यहाँ बिना अनुमति के न आएं। अगला प्रश्न है, अपने गांव या शहर के सड़क की तुलना गंगटोक के महात्मा गांधी मार्ग से कीजिए और लिखिए। जैसे, मेरे गांव की सड़क पर बैठने के लिए कुर्सियां नहीं बनी हैं, महात्मा गांधी मार्ग पर सुंदर कुर्सियां बनी हैं। तो इसी तरह से अपने गांव के बारे में लिखिए। जैसे, मेरे गांव की सड़क के किनारे पेड़ लगे हैं लेकिन उसमें सजावट का आभास नहीं होता है। मेरे गांव की सड़कों के किनारे बैठने की भी कोई व्यवस्था नहीं है। क्या आपने किसी और देश का झंडा देखा है? यदि हाँ तो किस देश का? देश का नाम लिखिए और झंडे का चित्र अपनी कॉपी में बनाइए। हाँ, मैंने कई दूसरे देशों का झंडा देखा है। मैंने नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अमेरिका, न्यूजीलैंड, रूस, यूक्रेन, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और चीन का झंडा देखा है। अब इनमें से किसी भी 2-3 देश के झंडे का चित्र आप अपने कॉपी में बना लीजिए। आप अपनी कक्षा के बच्चों का 4-5 का समूह बनाइए। अपने अपने समूह के लिए झंडे का डिजाइन चार्ट पेपर पर बनाइए। झंडे का यह डिजाइन आपने क्यों चुना लिखिए और इसे कक्षा में लटकाइए। ये गतिविधि कक्षा कक्ष में शिक्षक महोदय के नेतृत्व में आपको खुद ही करनी है। आपने कभी यात्रा की हो या यात्रा के बारे में पढ़ा हो तो उसके बारे में लिखिए। तो आपने अगर कभी कोई यात्रा की है तो आपको उसके बारे में लिखना है। ये गतिविधि भी आपको स्वयं ही करनी है। इसी के साथ हमारा ये अध्याय समाप्त हुआ। मिलते हैं अगले वीडियो में सिर्फ प्रश्नोत्तरी के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।